दोस्तों भारत जब भी अमेरिका के साथ कोई भी डिफेंस डील या कोई भी डिफेंस इक्विपमेंटों को लेकर कोई समझौता करता है तो हमेशा उस तरीके के डील और समझौते के ऊपर सवाल बना रहता है, क्योंकि अमेरिका का जो रवैया है और अमेरिका का जो इतिहास है वो इतना काला है कि ये समझा ही नहीं जा सकता कि अमेरिका कब किसके साथ दोस्ती निभाएगा और कब अपने करीब तरीन दोस्त को धोखा दे देगा। और दोस्तों यही एक कारण है जिसकी वजह से भारत जब भी अमेरिका के साथ कोई डिफेंस डील में आगे बढ़ता है तो भारत की तरफ से कदम को काफी फूक के रखा जाता है। और दोस्तों हाल ही में जब भारत और अमेरिका के बीच में महत्वपूर्ण डील को लेकर समझौता हुआ तो उस दरमियान भी ऐसे डीलों को लेकर काफी सवाल बना कि क्या इसमें भी अमेरिका का कोई ऐसा हिडन शर्त तो नहीं है जिसमें कि आने वाले समय में आके भारत को अमेरिका धोखा दे। और दोस्तों अब कुछ मीडिया रिपोर्टों में ऐसे कुछ बातों का खुलासा किया जा रहा है जिससे कि भारत और अमेरिका के हाल ही के जो डील है उसके ऊपर संदेह भी बन रहा है और ये भी लग रहा है कि शायद भारत को अमेरिका की तरफ से इन डीलों में भी धोखा दिया जा सकता है, जिससे कि भारत जो इंजनों को लेके आशा कर रहा है, मतलब इंजनों के टेक्नोलॉजी को लेके जो आशा कर रहा है, शायद वो टेक्नोलॉजी भारत को ना मिले। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पे गए थे तब भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजनों के डील को लेकर एक MOU के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अंतर्गत भारत में F414 इंजनों को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत निर्माण किया जाएगा। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि इनमें भारत को काफी अधिक सफलता मिला है और कम से कम भारत को इस डील के अंतर्गत जेट इंजनों के 80% टेक्नोलॉजी मिलेगा। पर इतने अधिक मात्रा में टेक्नोलॉजी मिलने के बावजूद भी दोस्तों इस जेट इंजन के डील को लेके एक सवाल बन रहा है कि इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है जो भारत को अति आवश्यक था, जैसे कि इंजनों में इस्तेमाल होने वाले टरबाइन ब्लेड्स के जो मेटलॉजिकल कॉम्पोजिशन है उसके टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूडेड नहीं है और शायद ये टेक्नोलॉजी भारत को नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जेट इंजन के डील में करीबन 11 अलग अलग क्रिटिकल एरिया के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर बातचीत हुआ है, जिनमें टरबाइन ब्लेड्स में इस्तेमाल होने वाले कोटिंग से शुरू करके कम्बस्टर लेजर ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इवन फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें मेटलॉजिकल मिक्स का कोई भी जिक्र नहीं है। हालांकि दोस्तों इन सभी चीजों को इंक्लूड नहीं करने के बावजूद भी बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जेट इंजन के डील हुआ है इसमें 80% तक टेक्नोलॉजी भारत को दिया जाएगा। और दोस्तों ये जो 80% का बात कहा जा रहा है ये असल में अमेरिका के द्वारा किसी भी देश को दिया गया टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा हिस्सा है। अब तक दोस्तों F414 इंजनों को लेकर अमेरिका ऐसे सिमिलर डील स्वीडन और साउथ कोरिया के साथ कर चुका है, लेकिन आपको यहाँ पे जान के रखना चाहिए कि इन स्वीडन और साउथ कोरिया जैसे देश को भारत के जैसे इतने टेक्नोलॉजी नहीं मिला है। अमेरिका की तरफ से अब तक इन देशों को 40 से 50% ही टेक्नोलॉजी दिया गया है, जिसके मुकाबले अगर भारत को देखा जाए तो भारत काफी अधिक टेक्नोलॉजी अमेरिका से हासिल करने में सफल हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे जिन मेटलॉजिकल टेक्नोलॉजी का बात कहा जा रहा है ये अगर भारत को मिलता तो शायद भारत अपने खुद के बलबूते पे F414 इंजनों के बेस पे एक 100 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर पाने वाले इंजन को डेवलप कर पाता। पर दोस्तों यहाँ पे सवाल ये भी है कि भारत और अमेरिका के बीच में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हुआ है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर अमेरिका की तरफ से कड़ी शर्तों को रखा गया, जिसका दूसरा मतलब यह है कि अगर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता भी तब भी बिना अमेरिका की अनुमति के भारत कभी भी अपने खुद के द्वारा F414 इंजनों के बेस पे कोई नए इंजन का डेवलप नहीं कर पाता। हालांकि दोस्तों यहाँ पे बताया यह भी जा रहा है कि 80% टेक्नोलॉजी के बावजूद अमेरिका के द्वारा भारत के जेट इंजनों के डेवलपमेंट में मदद करने का बात कहा गया है, जिसका दूसरा मतलब यह है कि भारत अपने खुद के इंजनों के डेवलपमेंट में अमेरिका से मदद हासिल करेगा, जिससे कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भारत को जो फायदा मिलता है वो फायदा बरकरार रहेगा। दोस्तों यहाँ पे इंजन के जो मेटलॉजिकल कंपोजिशन का जिक्र किया जा रहा है ये असल में टरबाइन ब्लेड्स में इस्तेमाल होने वाला एक ऐसे मटेरियल होता है जो कि इंजन के परफॉर्मेंस से शुरू करके इसके एफिशिएंसी इवन लॉन्गेविटी के ऊपर भी असर डालता है। दोस्तों ऐसे मेटलॉजिकल कंपोनेंट असल में ये इंश्योर करता है कि जो इंजन के ब्लेड्स है वो मैक्सिमम एबिलिटी के साथ घूम सके और हीट को रेजिस्ट कर सके। अब दोस्तों कई सारे देश तो ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट में सफलता हासिल किया है, लेकिन परफेक्ट मेटलॉजिकल कंपोनेंट्स को नहीं बना सका जिससे कि ऐसे ब्लेड बनाया जा सके जिससे इंजनों के परफॉर्मेंस बढ़े और इंजनों को लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा पाए। और फिलहाल अमेरिका को इस मामले में बढ़ोतरी हासिल है और दोस्तों शायद इन्हीं कारणों की वजह से अमेरिका के द्वारा इस टेक्नोलॉजी को देने में हामी नहीं भरा गया होगा। और दूसरी तरफ अगर भारत के इंजनों को देखा जाए तो भारत फिलहाल इंजन के जो कोर है उसके मेटल को डेवलप करने में ही मुशक्कत कर रहा है। और दोस्तों अगर भारत को इसमें सफलता मिल जाता है तो मेरा मानना यह है कि कावेरी इंजनों को भी बदल के एक 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों तक परिवर्तित किया जा सकेगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि एक 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर पाने वाला इंजन भारत का एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। हालांकि भारत 110 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर पाने वाले इंजनों को को डेवलप के प्रोसेस में बनाने को लेकर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर भारत को अपने खुद के बलबूते पे 100 किलोन्यूटन थ्रस्ट तक इंजन बनाने में सफलता मिल जाता है तो ये भारत के तेजस मार्क 1, मार्क 2, AMCA मार्क 1 और
ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे लगभग सभी 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा। और शायद अमेरिका को भी ये बात पता है और इसी कारण की वजह से अमेरिका के द्वारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ये 20% टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना कड़ा पहरा दिया हुआ है। हालांकि दोस्तों अगर अमेरिका के अलावा कोई अन्य देश भी होता तो भी शायद ये भारत को इस तरीके का टेक्नोलॉजी देता। अब एग्जाम्पल के रूप में आप रशिया को ही देख ले, जिसके साथ भारत बीते 70 साल से इतने बेहतरीन और इतने क्लोज तरीन डिफेंस रिलेशनशिप को रखा है और कई बिलियन डॉलर के हथियारों को अब तक रशिया से परचेज किया जा चुका है। लेकिन रशिया इंजन के टेक्नोलॉजी के मामले में भारत को अब तक इतने मदद भी नहीं किया है कि भारत अपना खुद का कावेरी इंजन जैसे इंजन तक को डेवलप कर सके। मतलब आप समझ सकते होंगे कि रशिया हो या फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, कोई भी देश ऐसे टेक्नोलॉजी को कभी किसी अन्य देश को नहीं देता है। इवन दोस्तों मेरा मानना तो ये भी है कि अगर अमेरिका के जगह में भारत होता और भारत के जगह में अमेरिका होता तो शायद भारत भी इतने टेक्नोलॉजी अमेरिका तक को नहीं देता। अब दोस्तों टेक्नोलॉजी का बात हो ही रहा है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को भारत के और एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में भी बता देता हूँ। और दोस्तों ये डेवलपमेंट है नेक्स्ट जनरेशन के ब्रह्मोस एनजी मतलब ब्रह्मोस के छोटा संस्करण वाले मिसाइल को लेके। रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के जो प्राइमरी डिजाइन है उसे कंप्लीट कर चुका है। और दोस्तों किसी भी डिफेंस इक्विपमेंट को डिजाइन और डेवलप करने में सबसे प्रमुख और सबसे पहला स्टेप होता है ये प्राइमरी डिजाइन फेज। हाल ही में दोस्तों ब्रह्मोस एरोस्पेस के एक्सपोर्ट डायरेक्टर प्रवीण पाठक की तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया है कि ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के जो शेप है उसे फाइनलाइज कर लिया गया है। और दोस्तों ये मिसाइलों के प्रोडक्शन के तरफ ब्रह्मोस एरोस्पेस का एक और बड़ा कदम है। दोस्तों ये जो ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है ये असल में जो करंट ब्रह्मोस मिसाइल है इसके एक मिनिएचर मतलब छोटा संस्करण है। और इन मिसाइलों को खास करके वजन में कमी और आकार में कमी करने के लिए ही बनाया गया है, जबकि मिसाइल की जो घातकता है वो पहले के जैसा ही रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस एनजी मिसाइल के सबसे पहले एयर लॉन्च वेरिएंट को ही बनाया जाएगा और इसके निर्माण का सबसे पहला गोल है इन मिसाइलों को भारत के सभी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल करना। फिलहाल जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल है वो वजन में इतना भारी है कि सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट ही इन मिसाइलों को कैरी कर सकता है और वो भी एक समय में एक मिसाइल। पर ब्रह्मोस एनजी मिसाइल तैयार होने के बाद केवल सुखोई 30 MKI नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स के लगभग सभी एयरक्राफ्ट मतलब इवन तेजस जैसे एयरक्राफ्ट भी इन मिसाइलों को कैरी कर सकेगा और वो भी एक से अधिक के संख्या में। और दोस्तों इससे मिसाइल के जो एक्सपोर्ट पोटेंशियलिटी है वो भी बढ़ेगा। मतलब दुनिया में अगर सभी तरीके के एयरक्राफ्टों में ब्रह्मोस एनजी लग सकता है तो सभी देश इन मिसाइलों को आसानी से खरीद भी पाएगा। दोस्तों जो नए डिजाइन को फाइनलाइज किया गया है उसे लेके बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले में इन मिसाइलों के आकार को करीबन 1/3 कम किया गया है। पहले जहां पे ब्रह्मोस मिसाइल का लंबाई 9 मीटर था तो वहीं पे अब ये मिसाइल 6 मीटर लंबा होगा और वजन को भी लगभग आधा कर दिया गया है। मतलब दोस्तों पहले जहां पे मिसाइल का वजन करीबन 3 टन के आसपास था तो वहीं पे बताया जा रहा है कि अब ये मिसाइल के वजन 1.5 टन से कम होगा। हालांकि इसमें ये भी बताया जा रहा है कि मिसाइल के रफ्तार में भी थोड़ा बदलाव हुआ है और मिसाइल का रफ्तार पहले के मुकाबले में अब अधिक होगा। मतलब मार्क 3.5 से लेके मार्क 4.5 के दरमियान हो सकता है। पर एयर लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइल का जो रेंज है वो करीब 290 किलोमीटर तक ही रहेगा और शायद वॉरहेड में भी थोड़ा कमी किया जाए। पर दोस्तों मिसाइल की जो एक्यूरेसी है वो पहले के जैसे ही घातक रहेगा और मिसाइल पहले के मिसाइल के जैसे ही लगभग सभी टारगेटों को निशाना बनाने में सक्षम होगा। ये दोस्तों ये जो ब्रह्मोस एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल मतलब ब्रह्मोस एनजी वर्जन है ये असल में एक ऐसा मिसाइल होगा जो दुश्मन के सरफेस शिप से शुरू करके दुश्मन के लैंड टारगेट तक को निशाना बना सकेगा। और इस तरीके के मिसाइल बनने के बाद भारत के जो एयर स्ट्राइक के कैपेबिलिटी है उसमें जहां पे बढ़ोतरी होगा तो वहीं पे लगभग सभी तरीके के फाइटर एयरक्राफ्ट ऐसे नेक्स्ट जनरेशन के हथियारों से लैस हो सकेगा जिससे कि भारत के सभी तरीके के एयरक्राफ्टों को और घातक बनाया जा सकेगा। इवन दोस्तों ये मिसाइल तैयार होने से पहले ही कई सारे देशों के इंटरेस्ट में आ चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ देश तो इन मिसाइलों को अभी से ही खरीदने को लेकर भारत के साथ बातचीत भी कर रहा है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका के साथ जेट इंजनों के डील को भारत आगे बढ़ा के सही किया है या गलत किया है और अमेरिका के द्वारा के आने वाले समय में भारत को धोखा दिया जा सकता है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।